हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज पुनः मैं बीए सेमेस्टर 6 की हिस्ट्री डीएससी 3 का एक प्रमुख तथ्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बिना समय व्यतीत करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों का वर्णन करें। यह प्रश्न यह भी आ सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की समीक्षा करें। तो आंसर देखते हैं। परिचय। गुटनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ है अपने आप को सैनिक गुटों से दूर रखना तथा जहां तक संभव हो तथ्यों को सैनिक दृष्टि से ना देखना। इन सभी गुटों से दूर रहकर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना और आंतरिक एवं बाह्य रूपों से सही दिशा की ओर केंद्रित करना तथा हमेशा सत्य की समर्थन करना चाहिए। किसी भी गुट में शामिल ना होना ही गुटनिरपेक्षता कहलाता है। उदय। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में काफी धन जन की हानि हुई थी। दुनिया के देश शांति व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित थे। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सहयोग से 1919 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संघ लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया, लेकिन कुछ स्वार्थी देशों के राष्ट्रीयता की भावना न होने के कारण यह संस्था असफल हो गई और शांति स्थापित न हो सकी और पुनः 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो कि 1945 तक चला। यह युद्ध समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय संघ जैसी पुनः एक और अंतर्राष्ट्रीय पर व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसका नाम यूएनओ दिया गया, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। इस समय तक विश्व दो गुटों में बंट चुका था। एक था पूंजीवादी व्यवस्था तथा दूसरा था साम्यवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था का अगुवाई अमेरिका कर रहा था, जबकि साम्यवादी या समाजवादी का समर्थन रूस कर रहा था, जिसे सोवियत संघ भी कहा जाता है। इस गुटों में दुनिया के अधिकतर विकसित देश सम्मिलित थे, लेकिन भारत एक विकासशील देश था तथा नव स्वतंत्र देश भी था। यह अभी अभी आज़ाद हुआ था या आज़ाद होने के कगार पर था। उस वक्त भारत के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई थी कि वह किसी एक गुट में शामिल हो या दोनों गुटों से अलग रहे। अगर वह किसी एक गुट में शामिल होता है तो वह फिर से गुलामों जैसा माना जाएगा। भारत दोनों देशों से अलग होकर अपना अस्तित्व चाहता था, इसलिए भारत ने यूगोस्लाविया तथा मिस्र देश के साथ मिलकर विचार विमर्श किया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो ने इस नीति की धारणा को मजबूत किया तथा यह नीति पूर्ण रूप से बेलग्रेड के कॉन्फ्रेंस में सितंबर 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में माना गया और 1961 में ही गुटनिरपेक्षता की शुरुआत हो गई। परिभाषा देखते हैं। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, और भारत ने यही किया और साफ शब्दों में कहा कि मैं इन दोनों गुटों को सहायता किसी भी प्रकार से नहीं करूंगा, चाहे आप अस्तित्व में रहें या ना रहें। गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाने के क्या कारण थे? गुटनिरपेक्षता नीति राष्ट्रीय हितों के अनुरूप था। भारत यह नहीं चाहता था कि किसी गुट में शामिल होकर किसी दूसरे गुट को अपना शत्रु बना ले, क्योंकि भारत सभी देशों के मैत्री संबंध रखता था और भारत यह नहीं चाहता था कि वह फिर से गुलाम हो जाए। इस वक्त भारत को किसी गुट में शामिल होना राष्ट्रीय हित के अनुकूल नहीं था। दूसरा है विश्व में शांति की इच्छा। भारत के स्वतंत्रता के समय पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हुए कुछ ही समय 2 वर्ष के बाद ही अमेरिका तथा सोवियत संघ में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसका नाम शीत युद्ध कहा गया।
भारत इस तनाव में नहीं पड़ना चाहता था और वह समान रूप से दोनों गुटों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहता था। इस कारण से भारत गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाया। तीसरा पॉइंट है विदेशी सहायता की आवश्यकता। स्वतंत्रता के समय भारत काफ़ी कमज़ोर था, जिससे आर्थिक स्थिति का पुनर्निर्माण करने के लिए अत्यधिक आवश्यकता थी। भारत अगर किसी गुट में शामिल होता तो विदेशी सहायता नहीं मिल पाती। चौथा है घटनाओं का स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मूल्यांकन करना। भारत किसी भी गुट में पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहता था और ना ही स्वतंत्रता शक्ति को खोना चाहता था। भारत एक परोपकारी देश है। यह अन्य कमजोर देश को सहायता प्रदान करते रहा है। इसी कारण गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना अपना परम कर्तव्य समझा। गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक को देखते हैं। तो पहला है स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन। सभी राष्ट्र अपने ही प्रभुत्व पर रहना पसंद करते हैं, किसी अन्य राष्ट्रों के अंगुली पर नहीं रहना चाहते हैं। दूसरा है आर्थिक कारण। गुटनिरपेक्षता देश में अत्यधिक विकासशील देश शामिल थे, जो एक गरीब एवं कमजोर देश थे, जिससे वह किसी गुट में शामिल ना होने से साफ इनकार कर दिए, क्योंकि इनकी स्थिति कमजोर होने के कारण वह पुनः गुलाम नहीं बनना चाहता था। गुटनिरपेक्षता नीति की उपलब्धियां को देखा जाए तो उपलब्धि यह है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड 1961 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था। 1988 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में 15 देश ने भाग लिया था और इससे यह ज्ञात होता है कि यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का एक रूप ले चुका था। निशस्त्रीकरण। यस्त्र शास्त्र को नियंत्रित करने की नीति तथा हथियारों का रोक लगाने की नीति अधिकांशतः देशों ने अपनाई, परंतु यह विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए एक विपरीत रूप ले लिया। 1954 ईस्वी में जिन नियमों के लिए शास्त्रों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रस्ताव रखा था, 1963 ईस्वी में संधि के माध्यम से संपन्न हुआ था। 1963 ईस्वी में संधि के माध्यम से यह संपन्न हुआ था, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति की उपलब्धियों का सबसे महत्वपूर्ण शामिल हुई थी। दूसरा है दोनों गुटों की मान्यता। गुटनिरपेक्षता की शुरुआत में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। दोनों गुटों के प्रति अपना विश्वास कायम करना था और दोनों गुटों की गुटनिरपेक्षता की नीति को समझना परंतु गुटनिरपेक्षता दोनों गुटों के प्रति धीरे धीरे अपना विश्वास तथा अपने विस्तार करने में सफल रहा और सभी राष्ट्रों को एक पहचान दिया। तीसरा है आर्थिक सहयोग की बुनियाद। विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग की बुनियाद की सफलता 20 अगस्त 1976 ईस्वी में मिली। कोलंबस शिखर सम्मेलन में आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य गुटनिरपेक्षता में जो भी देश शामिल हैं, सभी देश एक दूसरे को आर्थिक सहयोग करेंगे। इस सम्मेलन में तकनीक, व्यापार, मुद्रा प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिया गया। गुटनिरपेक्षता नीति में शामिल होने की मुख्य शर्तें क्या क्या थी? तो गुटनिरपेक्षता नीति में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह किन देशों को शामिल करे और किसे नहीं। इसके लिए मुख्य 5 शर्तें रखा गया था। पहला शर्त है जो देश शांतिपूर्ण या अस्तित्व के आधार पर शांति का अनुसरण करता हो, वह गुटनिरपेक्षता में शामिल हो सकता है। दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के चल रहे आंदोलन करने वाले देश या सहयोग देने वाले देश इसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरा शर्तें है ऐसे देश जो सैनिक गुटों की सदस्य ना हो। चौथा है ऐसे देश जो किसी भी महाशक्ति के साथ कोई भी संधि ना किए हो। पांचवा है ऐसे देश जिनकी भूमि पर सैनिक अड्डे ना हो। यह सभी देश गुटनिरपेक्षता नीति में शामिल हो सकता है। गुटनिरपेक्षता नीति के समक्ष चुनौतियां क्या क्या थी सो देखा जाए तो गुटनिरपेक्षता की प्रभावशीलता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी तो 8वें शिखर सम्मेलन तक 101 देश सम्मिलित हो चुके थे, लेकिन अनेक चुनौतियां आज भी गुजरना पड़ता है।
गुटनिरपेक्षताओं को सबसे पहले जो चुनौतियां की महत्वपूर्ण है वह इस प्रकार से है। आर्थिक पिछड़ापन। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उनको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बड़ी महाशक्तियों की तरफ जाना पड़ता है और ये महाशक्ति छोटे राष्ट्रों को लालच देकर इनका शोषण करते हैं तथा इनका कच्चा माल लेते हैं, जो कि इनको गुटनिरपेक्षता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में रखा था। दूसरा है सैनिक गुटों का दबाव। विश्व शक्तियों गुटनिरपेक्षता देश पर दबाव डालती है कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्षता राष्ट्रों के गुटों को सैनिक गुटों के मध्य घेरने का कार्य करती है और वह अपने गुटों में मिली रहती है जिससे उनका सैनिक बल बढ़ सके। तीसरा है गुटनिरपेक्षता देशों में अस्थिरता। महाशक्तियां गुप्तचरों के माध्यम से इन राष्ट्रों में अस्थिरता लाने का प्रयास करती है और अमेरिका सरकार ने क्यूबा राष्ट्र में CIA के माध्यम से फिडेल सरकार को बार बार गिराने की कोशिश की चली है। राष्ट्रपति हैलेंड की हत्या का मामला भी CIA के हाथ में था। चौथा है विरोधी राष्ट्र की संख्या में बढ़ोतरी। गुटनिरपेक्ष देशों के समझ यह भी एक समस्या उत्पन्न हो रही थी कि एक तरफ कुछ देश गुटनिरपेक्ष वही दूसरी ओर सैनिक गुट बनाने में दोनों गुटों से किसी न किसी गुट का समर्थन करने लग गए। इससे स्पष्ट होता है कि गुटनिरपेक्षता विरोधी दल मौजूद है। यह गुटनिरपेक्षता आंदोलन के सफल आंदोलन के रूप में है। वर्तमान में कुछ 125 सदस्यों की गुटनिरपेक्षता में सम्मिलित है। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।